गांव के सरपंच ने गांव में ऐलान करवाया कि जो लड़की मेरे बेटे से शादी करके उसके साथ एक रात गुजारेगी, मैं उसे 5 लाख रुपए की रकम दूंगा। उन दिनों मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करवाना था, जिसके लिए मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। इसलिए मैंने गांव के सरपंच की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। मेरी सहेलियों ने जब इस खबर का पता चला तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाने की भी कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा कि गांव का जो सरपंच है उसका जो बेटा है वह एक पागल है। अगर तू उस पागल बेटे के साथ एक रात गुजारेगी तो शायद वह तेरे साथ कुछ भी कर सकता है। उस वक्त मैं अपनी सहेलियों की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने सोचा था कि उस पागल को मैं बहला फुसला कर कमरे से भगा दूंगी, लेकिन शायद यह मेरी गलतफहमी थी। रात को जब मैं उस पागल के साथ एक कमरे में रुकी थी तो उस पागल ने मेरे साथ जो जो किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस पागल ने रात भर मेरी चीखें निकाल दी, क्योंकि उसने पूरे जोश के साथ मेरा नाम सुहानी है। मैं अपनी माँ की इकलौती संतान थी। मेरे पिता बचपन में ही एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। माँ ने बड़ी मुश्किल से ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ लोगों के घरों में कामकाज किया करती थी, जिससे हमारे घर का गुजारा होता था। माँ ने बहुत ही मेहनत करके मुझे 10वीं तक पढ़ाया लिखाया था। मैं दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन हमारे घर के जो हालात थे वह बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। माँ जितना कमाती थी वह सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो जाती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरी ज़िंदगी की परेशानियाँ भी बढ़ती ही जा रही थी। अब माँ की उम्र भी होने लग रही थी और मेरी शादी की भी। माँ को मेरी चिंता भी अब सताने लगी थी, लेकिन मैं माँ को छोड़कर कहीं दूर नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं नौकरी की तलाश करने लगी थी। मैंने कई जगह नौकरी के लिए भी गई थी, लेकिन हर जगह मुझे निराशा ही मिली थी, क्योंकि अक्सर जो लोग थे वह 12वीं कक्षा की डिमांड किया करते थे। लेकिन मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, मैंने सिर्फ 10वीं की थी। माँ ने तो ऐसे ही बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ाया लिखाया था। अब मैं माँ पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। इसी वजह से मैं रोज़ घर से निकलकर नौकरी की तलाश किया करती थी, लेकिन मुझे कभी भी सफलता नहीं मिली। माँ ने मुझे बचपन से ही सिलाई कढ़ाई भी सिखाई थी। इसी वजह से अब नौकरी ना मिलने के कारण मैं घर पर ही सिलाई का काम करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मेरा काम इसमें अच्छा भी चलने लगा था। लोग मुझसे अपने कपड़े सिलवाया करते थे, लेकिन इसमें 2 वक्त की रोटी का ही गुजारा हो पाता था। इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी। इधर मेरी माँ की भी तबीयत अब ख़राब होती जा रही थी। फिर एक दिन मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उस दिन माँ घर का कामकाज कर रही थी और उस दिन माँ को कामकाज करके गांव के सरपंच के घर काम करने के लिए जाना था। मैंने माँ को कहा कि माँ, आप आज आराम करें। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो और दिक्कत उठानी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तभी माँ मुझे कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, मुझे सरपंच के यहाँ काम करने के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तुम छोटी थी मैं तब से ही उनके यहाँ काम पर लगी हूँ। अगर मैं नहीं गई तो उनका जो बेटा है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। मैंने कहा, माँ, ये आप क्या बात कर रही हो? उनका बेटा तो अब बड़ा हो चुका होगा। माँ कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, उनका तो बेटा जो है वह बड़ा तो हो चुका है, लेकिन वह दिमागी तौर से पागल है। वह लड़का ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता है। कोई भी इंसान उसके कमरे तक नहीं जाता, क्योंकि सबको उस लड़के से बहुत ही ज़्यादा डर भी लगता है। मैं ही अक्सर उसके कमरे में जाकर उसे खाना खिलाती हूँ। मैंने सुना था कि उसकी माँ की मौत बचपन में हो चुकी थी। उसकी माँ की मौत के बाद वह एकदम से पागल हो चुका है। उसका कई जगह सरपंच जी ने इलाज भी करवाया था, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। यह कहते ही माँ फिर से मायूस हो चुकी थी, क्योंकि शायद माँ को पिताजी की याद सताने लगी थी। पिताजी का सोचकर
मैं भी उदास हो जाती थी, क्योंकि आज वह हमारी ज़िंदगी में होते तो शायद हमें ये सारी परेशानी ना उठानी पड़ती। माँ यह कहकर दोबारा सरपंच के यहाँ काम करने चली गई। उसके बाद मैं घर के कामकाज में बिजी हो चुकी थी। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी कट रही थी। मेरी उम्र की जितनी भी सहेलियाँ थीं उन सब की शादी भी हो चुकी थी। वह अक्सर अपनी शादी की रात के बारे में मुझे बताया करती थी, जिसे सुन सुनकर मेरा भी अरमान होता था कि काश मेरी भी शादी हो और मेरा पति भी मुझ पर खूब प्यार लुटाए। लेकिन शायद यह मेरी ज़िंदगी में मुमकिन नहीं था। मेरी अक्सर सहेलियाँ शादी की पीड़ा के बारे में मुझे बताया करती थी। मैंने पहली बार उन बातों को सुना था। मैं नई नई ताज़ा जवान हुई थी, इसलिए उन बातों को सुनकर मेरी भी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मैं धीरे धीरे अपने कामकाज को छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ बातें किया करती थी, जिसकी वजह से मैं लोगों के सूट अब कम सिला करती थी और उसके साथ साथ अब मेरी आमदनी भी कम होने लगी थी। अब घर के हालात पहले से ख़राब होने लगे, लेकिन शायद मैं गलत संगति का असर मुझ पर होने लगा था। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में ही सपने लिया करती थी और अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूरे तरीके से भूल चुकी थी कि मुझे मेहनत करना है और अपनी माँ का सहारा बनना है। अगर मैं किसी से शादी कर लूँगी तो कल को मेरी माँ को कौन खिलाएगा, कौन उनका सहारा बनेगा, इन सब के बारे में भूल चुकी थी। मैं रोज़ शाम को जल्दी काम ख़त्म करके अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें किया करती। मेरी सहेलियाँ भी बहुत ही अजब किस्म की बातें मुझे बताया करती थी। कभी कभी तो वह मुझे ऐसी ऐसी चीज़ भी दिखाया करती जिसे देखकर मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगती। मेरे जो अरमान थे और ख्वाहिशें थी अब और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। मेरा भी अब दिल चाहने लगा था। इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह मगन हो चुकी थी। मुझे अब अपनी माँ की भी चिंता नहीं थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। उन दिनों मैं ज़्यादातर अपनी सहेलियों के साथ बिज़ी रहा करती थी। मैंने अपनी माँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे मेरी माँ की तबीयत और बढ़कर ख़राब होने लगी। फिर एक दिन अचानक वह घर पर चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई। तो मैं तभी माँ को कहा कि माँ, आपको आज काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी जगह काम पर चली जाऊँगी। उस दिन माँ की तबीयत इतनी ख़राब थी, उसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता सताने लगी थी। माँ मेरी बातों को सुनकर मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, सरपंच के यहाँ मैं ही जाऊँगी, नहीं तो उनका पागल बेटा कहीं तुझे कुछ ना कर दे। माँ की बातों सुनकर मैंने कहा कि माँ आप बेफिक्र रहें, मैं उस पागल लड़के के कमरे में बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मैं उसे बहाने से किसी तरह खाना दे दूँगी। माँ कहने लगी ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। सरपंच का घर हमारे घर से आधा घंटे की दूरी पर था। गर्मियों का दिन था। पैदल चलते चलते मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे। जब मैं सरपंच के घर पहुंची तो उसका घर देखकर मैं पूरी हक्का बक्का रह गई। ये घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिसे काफ़ी अच्छे से सजाया गया था। घर में बहुत ही कम नौकर चाकर थे। मुझे यह देखकर समझ में आ गया कि सरपंच ने यहाँ पर गिने चुने लोगों को ही काम पर रखा है। जब मैं बंगले के अंदर दाखिल होने वाली तो गेट पर खड़े पहरेदार ने मुझे रोक लिया। मैंने उसे अपनी माँ का नाम बताया और जब उसने मेरी माँ का नाम सुना तो वह कहने लगा कि तुम सावित्री की बेटी हो। मैंने कहा जी। तब उसने मुझे अंदर आने की अनुमति दी। जब मैं हवेली के अंदर गई तो बहुत बड़ा वहाँ पर स्विमिंग पूल था। मैं धीरे धीरे डरती हुई कदम बढ़ाती हुई किचन की तरफ गई। किचन में सिर्फ एक ही औरत थी जो कि बुजुर्ग थी, जो खाना बना रही थी। वह मुझे देखकर हैरानी से पूछने लगी, तुम कौन हो? मैंने उसे अपना नाम बताया तो वह कहने लगी, अच्छा तुम सावित्री की बेटी हो, तो चलो आ जाओ, आज से तुम ही काम पर हाथ बटाओ। अच्छा हुआ आज तुम्हारी माँ आराम कर रही है, उसकी कितने दिनों से तबीयत ख़राब थी। मैंने उसे कई बार कहा कि तुम छुट्टी ले लो, लेकिन उसने मुझे बताया कि सरपंच जी छुट्टी लेने से मना कर रहे हैं। तुम अपनी माँ की जगह आ चुकी हो, अब तुम ही उनके काम को संभालो। फिर उस बूढ़ी औरत ने मुझे घर के कामकाज के बारे में बताया, मुझे क्या क्या करना है। मैंने पूरे बंगले की अच्छे से सफाई की और उसने उसके बाद मुझे एक प्लेट नाश्ता दिया, जो उसने कहा कि ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर चौथा जो कमरा पड़ेगा वह सरपंच के बेटे का होगा। ध्यान से तुम उसके कमरे में जाना, तुम उस कमरे में जाकर चुप करके खाना रख देना। अगर तुमने कुछ शरारत की या कुछ हरकत की तो शायद वह तुम पर हमला भी कर सकता है। हम लोग उनके कमरे तक नहीं जाते, मुझे तो उसके कमरे से जाने से भी डर लगता है।
सुना है कि उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा पागल है। उस बूढ़ी आंटी की बातों को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ी और उसके बाद चौथे कमरे की तरफ जाने लगी। उस कमरे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने उस कुंडी को धीरे से खोला और जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई तो कमरा पूरा अंधेरे से घिरा हुआ था। कमरे में बिल्कुल रोशनी नहीं थी। ये सब देखकर मैं बहुत डर चुकी थी। मैं जैसे ही धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए टेबल पर खाना रखने वाली थी कि तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने मेरे सामने एक माचिस की तीली से रोशनी की। मैं इतनी ज़्यादा डरी थी कि मैंने अपनी आंखों को तुरंत बंद कर लिया। जो सामने खड़ा शख्स था उसने मुझे कुछ देर पकड़ा हुआ था। मैं उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। मैंने कहा कि मुझे जाने दो। फिर कुछ देर बाद उसने मेरा हाथ छोड़ दिया था और मैं तुरंत कमरे से बाहर आ गई। कमरे से भागकर मैंने एक लंबी सांस ली थी। मैंने उस लड़के को बिल्कुल भी देखा नहीं था, लेकिन अब मुझे उस पागल लड़के से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। मैं दौड़ती हुई तुरंत नीचे आ गई और जल्द से जल्द बंगले का काम ख़त्म करके वापस अपने घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। घर आकर मैंने देखा कि मेरी माँ की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरे पास कुछ पैसे जमा थे तो मैंने तुरंत गांव के एक वैद्य को घर पर बुलाया और उन्होंने जब माँ का बुखार चेक किया तो वह कहने लगे कि मैं अभी कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ। अगर इसे कुछ दिन तक तुम्हारी माँ को बुखार कम ना हुआ तो तुम इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा और याद रखना कि अब इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है। मैंने वैद्य जी को हाँ का जवाब दिया था और उसके बाद वैद्य जी घर से चले गए थे। अब मुझे अपनी माँ की चिंता बहुत ही ज़्यादा सताने लगी थी। मैं माँ के बगल में बैठकर बहुत ही रो रही थी। मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। माँ मुझे कह रही थी कि बेटी तू चिंता मत कर, जो होगा अच्छे के लिए होगा और अब मैं ठीक भी हूँ। तू क्या मेरी चिंता कर रही है? मुझे पता था कि माँ को कितनी परेशानी हो रही है। माँ आखिर कब तक मुझे कमा कर खिलाया करेगी। इसी वजह से मैंने माँ को अब घर पर आराम करने के लिए कह दिया था और दूसरे दिन से मैंने जहाँ जहाँ माँ काम करने के लिए जाया करती थी मैं वहाँ वहाँ अब काम करना शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी हुई थी, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे आदत पड़ने लगी थी। लेकिन जब भी मैं सरपंच के यहाँ काम करने के लिए जाती तो मुझे उस पागल बेटे से बहुत डर लगता। मैं अभी तक उस लड़के को देखा नहीं था क्योंकि कमरे में बिल्कुल अंधेरा होता था। वह कमरे की बिल्कुल रोशनी नहीं जलाता था। एक बार तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी क्योंकि जब मैं उसके कमरे में नाश्ता रखने के लिए गई तो मेरे हाथ से वह नाश्ता डर के मारे गिर चुका था। मुझे बहुत ही ज़्यादा अब चिंता भी सताने लगी थी, कहीं सरपंच मुझे नौकरी से ना निकाल दे। मैं इसी वजह से वही कमरे में खूब रोने लगी थी। लड़का मेरे सामने खड़ा था लेकिन पूरा कमरे में अंधेरा था। इसकी वजह से मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम प्लीज़ अपने पिताजी से मेरी कंप्लेंट मत करना। मुझे तो इतना तो पता था कि वह पागल है, इसलिए शायद वह मेरी बातों को समझ नहीं पाता होगा। लेकिन जब मुझे ये सारी बातें कह रही थी तो वह चुपचाप मेरी बातों को सुन रहा था। उसने मेरे साथ एक लफ्ज़ बात नहीं की। मैं चुपचाप उसके कमरे से निकल गई। धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हो चुका था। वैद्य ने जो दवाइयाँ लिख कर दी थी वह दवाइयाँ माँ पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। माँ की हालत अब पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जब मैं वैद्य जी को घर पर माँ को देखने के लिए कहा तो वह कहने लगे, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल दाखिल करना पड़ेगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो मैं अपनी माँ का इलाज करवाती। उन दोनों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। माँ की दिन ब दिन तबीयत ख़राब हो रही थी। मैं एक दिन सरपंच के घर पर बैठकर बहुत रो रही थी। तभी सरपंच जी मेरे पास आए और मेरी माँ का हाल चाल पूछने लगे। मैंने अपनी माँ की सारी हालत के बारे में बताया। वह कहने लगे, सावित्री बहुत नेक दिल औरत है, वह काफ़ी सदियों से हमारे यहाँ काम कर रही है। मुझे भी उसकी चिंता सता रही है, भगवान करे उसकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन तभी सरपंच ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सरपंच मुझे कहने लगे, बेटा मैं जानता हूँ शायद यह गलत होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पागल बेटे से शादी कर लो। इसके बदले में तुम्हें अच्छी खासी रकम भी दूंगा और तुम्हारी माँ का इलाज भी मुफ्त करवाऊंगा। इस खबर को सुनते ही मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे, लेकिन मैं कुछ देर शांत रही। मुझे अपनी माँ की चिंता सता रही थी। अगर मैंने माँ को जल्द अस्पताल दाखिल न किया
तो शायद कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। इसी वजह से मैंने कुछ देर सोचा और उसके बाद दिल पर पत्थर रखकर सरपंच को हाँ में जवाब दिया। सरपंच ने कहा, बेटा, मैं आज रात ही तुम्हारी शादी अपने बेटे से करना चाहता हूँ और कल के कल मैं तुम्हारी माँ को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती कर दूँगा और उसका इलाज भी तुरंत शुरू हो जाएगा। मुझे भी ये बात ठीक लगी थी, इसी वजह से मैंने तुरंत हामी भर दी। यह बात मैंने अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं बताई थी। मुझे पता था कि माँ को जब ये खबर पता चलेगी तो वह शायद गुस्सा होगी। इसी वजह से मैं चुपचाप सरपंच के साथ मिलकर उसके बेटे के साथ शादी कर ली। लेकिन जब मेरी सहेलियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कई बार मुझे समझाने की भी कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि सरपंच का जो पागल बेटा है वह तेरे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। लेकिन मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की चिंता सता रही थी। इसी वजह से शादी करके जब मैं अपने पति के साथ कमरे में दाखिल हुई तो कमरा पूरा फूलों से सजाया गया था। आज मेरी सुहागरात थी, जिसका सपना मैंने बहुत पहले से सजाया हुआ था। लेकिन हालात मुझे ऐसे मोड़ पर ले आएंगे ये मैंने कभी ज़िंदगी में भी बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं चुपचाप घूंघट ओढ़कर कमरे में बैठी। मेरी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी माँ की बहुत ही ज़्यादा चिंता सता रही थी। तभी वह पागल लड़का जिससे मेरी शादी हुई थी, जो कि अब मेरा पति बन चुका था, वह मेरे कमरे में आ चुका था। आते ही उसने मेरा तुरंत घूंघट उठा दिया। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने मेरी आंखों से आंसू को पोंछा और कहने लगा कि तुम इतना क्यों रो रही हो। मैंने उसे अपनी सारी आप बीती सुना दी। मुझे तो लगा था कि वह लड़का पागल है, वह मेरे दुख को क्या समझेगा। लेकिन वह जिस तरीके से मुझसे बात कर रहा था उससे तो यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वह पागल लड़का है। जब मैंने उससे सवाल किया कि तुम तो किसी भी एंगल से मुझे बिल्कुल भी पागल नहीं लगते, तब वह मुझे कहने लगा कि देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। जब तुम पहली बार मेरे कमरे में आई थी मैं तभी तुम्हें अपना दिल दे बैठा था। मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। इसी वजह से मैंने पिताजी से भी कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पिताजी को मेरी काफ़ी चिंता थी क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं उनका पागल बेटा हूँ, बल्कि मैं पागल नहीं हूँ। तभी ये बात सुनकर मैं पूरा शौक में हो चुकी। मैंने कहा, आपने फिर ये सब झूठ क्यों कहा? तब उसने मुझे बताया कि जब उसकी माँ की मौत बचपन में हो चुकी थी तो उसके पिता को दूसरी शादी करने के लिए बहुत लोगों ने उन्हें फोर्स भी किया था। वो कहने लगा कि मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी माँ की जगह किसी को भी नहीं देना चाहता। इसी वजह से मैंने पागल होने का नाटक किया था ताकि मेरा बाप किसी भी औरत से शादी ना करे। मैं अपने माँ की जगह किसी को भी नहीं देना चाहता था और अपने पिता से भी दूर नहीं रहना चाहता था। इसी वजह से मैंने ये सारा नाटक किया। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पूरा पागल हो चुका था। मैं तुम्हें पाना चाहता था। इसी वजह से मैंने शादी की ज़िद की। मेरे पिताजी को ये फ़ैसला ठीक लगा क्योंकि एक पागल लड़के से तो कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। इसी वजह से उन्होंने तुम्हें ऑफ़र कर दी कि तुम अगर मेरे पागल बेटे से शादी करोगी तो मैं तुम्हारी माँ का मुफ्त में इलाज करवाऊँगा, जो कि तुमने स्वीकार भी कर लिया। ये सारी खबर को सुनकर मैं कुछ देर शांत रही थी। तभी वह लड़का कहने लगा कि देखो, मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ कि यह सब गलत है, लेकिन इसमें मेरा बिल्कुल भी कोई गलत इरादा नहीं था और तुम चिंता भी बिल्कुल भी मत करो। मेरे पिताजी वादे के बहुत ही पक्के हैं और वह तुम्हारी माँ का इलाज जल्द से जल्द करवा देंगे और तुम्हारी माँ भी जल्द ही तंदुरुस्त होकर वापस आ जाएगी। जिसे सुनकर मुझे एक चैन की राहत मिली थी। फिर मैंने उस लड़के से पूछा कि आखिर तुम कितने दिनों तक यह पागल होने का नाटक करते रहोगे? आखिर अपना सच कब तुम बोलोगे? तब वह लड़का कहने लगा, मैं भी इस पागलपन के नाटक से परेशान हो चुका हूँ। अब भी मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। इसी वजह से कल मैं सुबह सीढ़ियों से गिरकर यह ऐलान कर दूंगा कि मैं अब पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। ये बात सुनकर हम दोनों खूब ज़ोरों से हंसने लगे थे। फिर मेरे पति ने लाइट बंद कर दी। वह मुझ पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया था। आज की रात मेरे लिए बड़ी ही दर्द भरी थी। आज मेरी जन्मों की जो चाहत थी वह पूरी हुई थी। शायद माँ ने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सारी रात मेरे पति ने जमकर मुझ पर प्यार लुटाया। दूसरे दिन प्लान के मुताबिक मेरा पति सीढ़ियों से गिर चुका और उसके बाद जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो मेरे पति ने अपने पागलपन होने का नाटक को भी ख़त्म कर दिया। वह सबसे सही ढंग से बात करने लगा, जिसे सुनते ही उनके पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। वह कहने लगे, नई बहू के आते ही उनका बेटा सही हो चुका है।
तभी मैंने अपने ससुर से अपनी माँ का हालचाल पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ भी कुछ दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। कुछ दिन बाद मैं अपनी माँ का हालचाल पूछने के लिए घर वापस गई थी। मैंने माँ को दरवाजे पर खड़ा देखा था। माँ दरवाजे पर खड़ी होकर ज़ोरों से रो रही थी। वह मुझे देखकर कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे लिए अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन मैंने माँ को समझाने की कोशिश की, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने माँ को पूरी कहानी बताई। माँ भी सुनकर हैरान हो चुकी थी, लेकिन अब वह भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे मेरे घर के हालात बेहतर हो चुके थे। मेरा पति मेरे माँ के कामकाज में बहुत मदद किया करता। उन्होंने मेरी माँ के लिए एक छोटी सी दुकान खोल दी ताकि वह आराम से बैठकर कामकाज करके अपने घर का गुजारा कर सके। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।